हेलो एवरीवन। अगर 70th बीपीएससी मेंस का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें हम लोग स्ट्रक्चर आंसर डिस्कस करेंगे। उसके साथ साथ हम लोग एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो पूरा का पूरा 2024 से लेकर 2025 तक करंट अफेयर्स में रेगुलर रहा है। ठीक है, और ऐसे टॉपिक है जो नॉर्मली इसको मिस कर दिया जाता है और फिर एग्जाम में पूछा जाता, तो आप फिर एग्जाम में क्या ही रिकॉल कर पाओगे जब तक आप अपने वे में इसको नहीं कंप्लीट करोगे। ठीक है, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस का बात होता है। ठीक है, प्रिविलेजेस प्रोसीडिंग यहाँ पे है, तो हम डिस्कस करेंगे कि पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस होता क्या। तो कुछ ना कुछ आपके पास इंट्रो टाइप का कुछ होना चाहिए। तो इंट्रो में कभी कभी आप आर्टिकल भी मेंशन कर सकते हो, बहुत अच्छा होता है मेंशन करने से। ठीक है, देखो, स्पेशल इम्यूनिटीज एंड राइट एग्जेम्पशंस गिवन बाय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। आर्टिकल 105 मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मतलब हो गया जो भी हमारे दोनों हाउस लोकसभा एंड राज्यसभा है, एंड मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर अंडर 194। तो क्या होता है, जो भी पार्लियामेंट के जो मेंबर होते हैं ना, उनको कुछ प्रिविलेजेस दिया जाता है, कुछ छूट दिया जाता है। क्यों? क्योंकि वो फ्रीडम ऑफ स्पीच का एंजॉय कर सके। ठीक है, उनके पास सेक्रेसी होना चाहिए, राइट टू सिटिंग विथ सेक्रेसी होना चाहिए। मतलब अगर वो पार्लियामेंट्री प्रोसीड्यूर में बैठे हुए हैं तो वो जो भी सेक्रेट है ना उसको बाहर लीक नहीं कर सकते हैं। ठीक है, उसके साथ साथ मीडिया उनको फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे कुछ भी उल्टा सीधा नहीं पूछ सकती है कि आप बताओ क्या हुआ था पार्लियामेंट में, क्या डिस्कस हुआ था। उसके बाद वो कुछ भी अगर बोलेंगे पार्लियामेंट के अंदर तो किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में वो आप चैलेंज नहीं हो सकता है, क्योंकि वो एक पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग है, वो बिल्कुल चैलेंज नहीं हो सकता है। दिस इज नथिंग बट कॉल अ पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, जो उनको एक अलग से छूट मिला हुआ। द प्रिविलेज आर इंटेंडेड हेल्प्स एमपी कैरी आउट देयर ड्यूटीज विदाउट इंटरफेरेंस। अब देखो होता क्या है, उनको ड्यूटी करना है, पार्लियामेंट को ड्यूटी करना है। पार्लियामेंट की ड्यूटी क्या है कि अपने पार्लियामेंट क्षेत्र में जो समस्या है उसको रेज करना है पार्लियामेंट में, ये मेन ड्यूटी है उनका। ठीक है, तो ये जो ड्यूटी करते समय उनका कोई इंटरफेरेंस ना हो, कोई उनको रुकावट ना हो, यही इम्यूनिटीज देता है पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस। तो अंडरस्टैंडिंग क्लियर है? ठीक है, इसका मतलब उसके साथ साथ एक मिनट, हाँ, उसके साथ साथ सोर्सेस ऑफ पार्लियामेंट प्रिविलेज नॉट ओनली कॉन्स्टिट्यूशनल। तो ये सोर्सेस ऑफ पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, उसके साथ साथ मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल ही नहीं है, उसके साथ साथ रूल ऑफ बोथ हाउसेस, दोनों हाउस का जो रूल है ना, रूल बुक होता है। लोकसभा का अपना रूल बुक होता है, राज्यसभा का अपना रूल बुक होता है, दोनों के रूल बुक में लिखा हुआ। उसके साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशनल में भी मेंशन, हमने बताया ना 105 194। ठीक है, पार्लियामेंट्री कन्वेंशन में भी मेंशन है, एंड जुडिशियल इंटरप्रिटेशन से भी आया है। जुडिशियल इंटरप्रिटेशन का मतलब हो गया बहुत सारे जुडिशरी अपने जजमेंट के थ्रू इस चीज को बताया है कि क्यों पार्लियामेंट्री प्रिविलेज इंपॉर्टेंट है, और ये है। ठीक है, अब देखते हो क्वेश्चन अगर आपसे पूछेगा तो क्वेश्चन मेनली प्रोसीडिंग पूछ सकता है, क्यों पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस डिग्रेडेड हो रहा है, उसके प्रोज कॉन्स मतलब फेवर अगेंस्ट पूछ सकता है। तो इस लेक्चर में हम हर एक एस्पेक्ट को क्लियर कर लेंगे, सो डैट कि इस क्वेश्चन में आपको किसी भी तरीके से इसको पूछा जाए तो आप हैंडल कर सकते हो एग्जाम में। देखो, क्लासिफिकेशन देखोगे तो मेनली दो क्लासिफिकेशन होता है, एक इंडिविजुअल, एक कलेक्टिव प्रिविलेज। अब देखो होता क्या है कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट क्या होता है कि जब सेशन, अभी जैसे विंटर सेशन हुआ, बजट सेशन हुआ मान लो, तो बजट सेशन हुआ जब स्टार्ट होगा उससे 40 दिन पहले, उसके 40 दिन बाद जो है ना, पार्लियामेंट के जो मेंबर होते हैं ना वो अरेस्ट नहीं किए जा सकते हैं। ठीक है, 40 डेज बिफोर एंड आफ्टर द सेशन ओनली इन सिविल केसेस, नॉट इन क्रिमिनल केसेस। क्रिमिनल केसेस में नहीं, सिविल केसेस में अरेस्ट नहीं हो सकते हैं। क्यों नहीं हो सकते हैं? देखो उसके पीछे कारण क्या है। 40 दिन पहले आप किसी भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को अरेस्ट कर लोगे तो उनका मेन ड्यूटी क्या होता है कि जब भी सेशन स्टार्ट होने वाला है ना, उससे पहले वो पूरा का पूरा अपने पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में घूमते हैं और वहाँ से अपना एक डेटा क्रिएट करते हैं जो उनको वहाँ प्रेजेंट करना है कि उनके क्षेत्र का क्या समस्या है। और 40 दिन बाद क्या होता है, जो अब ये लिटरली ये फॉलो नहीं होता, लेकिन जो कन्वेंशन है वो कन्वेंशन है। जब पार्लियामेंट का सेशन खत्म हो जाता है तो 40 दिन बाद अपनी जनता से मिलना है कि हमने इसको डिस्कस किया और ये सब आपके पास आएगा, इतना देर बाद आएगा, वो इन्फॉर्मेशन होता है जो आपको देना होता है। ठीक है, लेकिन इसलिए 40 दिन का तो ऐसा है कि उनको एक इम्यूनिटी मिला हुआ कि उनका अरेस्ट नहीं होगा सिविल मैटर में, बिफोर एंड आफ्टर 40 डेज का टाइम रहता है। ठीक है, इंटाइटल टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, उनको फ्रीडम ऑफ स्पीच दिया गया है, हमको भी दिया गया है, लेकिन वो फ्रीडम ऑफ स्पीच में पार्लियामेंट में कुछ भी डिस्कस कर सकते हैं। अब वो कोई भी लायबल नहीं होगा, कोर्ट, किसी भी कोर्ट में जाके आप ये केस नहीं हो सकता कि पार्लियामेंट ने ऐसा बोला, नहीं बोल सकते। ठीक है, देयर स्पीच और एनी वोट कास्ट ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग ऑफ द पार्लियामेंट।
पार्लियामेंट प्रोसीडिंग के दौरान कोई भी स्पीच हो गया, उन्होंने जो भी वोट दिया, मतलब जो भी बिल के अगेंस्ट या फेवर वोट दिया, कोई भी प्रोसीडिंग जो पार्लियामेंट का होता है उस ड्यूरेशन में वो कोई लायबल नहीं है, वो कोर्ट ऑफ लॉ में उनके प्रति केस नहीं होगा, कोई नहीं जा सकता है, ठीक है। और कोर्ट भी स्यू मोटो नहीं ले सकता है। कलेक्टिव प्रिविलेजेस का बात करें तो कलेक्टिव का मतलब हो गया पार्लियामेंट्री एज अ होल। तो कलेक्टिव एंजॉय बाय द पार्लियामेंट एज अ होल, सब मिलके जो एंजॉय करते हैं। इसमें क्या होता है कि उनके पास अधिकार होता है, वो पब्लिश कर सकते हैं अपने रिपोर्ट को, पार्लियामेंट का रिपोर्ट आता है, प्रोसीडिंग को, और डिस्कशन कर सकते हैं इन सब चीज़ों पे, ठीक है। जो भी डिस्कशन है उसको वो पब्लिकली दे सकते हैं, पब्लिश कर सकते हैं, कोई इनको रोक नहीं सकता, उनका राइट है ये। राइट टू एक्सक्लूड आउटसाइडर फ्रॉम प्रोसीडिंग। अब कभी कभी प्रोसीडिंग में कुछ जो होता है ना, ऐसा प्रोसीडिंग होता है, आउटसाइडर भी अलाउ होते हैं पार्लियामेंट प्रोसीडिंग में, लेकिन उनके पास अधिकार है कि वो पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग में वो सिंपल सा बात है, उनको एक्सक्लूड कर सकते हैं आउटसाइडर को, वो बोलेंगे आउटसाइडर नॉट अलाउड, ठीक है। उसके साथ साथ राइट टू सीक्रेट सिटिंग, मतलब सिटिंग का मतलब हो गया कि वो लोग सीक्रेट सिटिंग भी कर सकते हैं, ठीक है, और डिस्कस कर सकते हैं ऐसा मुद्दा जो नॉर्मली अभी पब्लिक के डोमेन में नहीं जाना चाहिए। और उसके साथ साथ क्या होना चाहिए कि वो डिस्कस करके उसको बाद में बताएंगे, लेकिन उस दौरान में नहीं आना चाहिए, ठीक है। नो लीगल प्रोसेस सिविल और क्रिमिनल कैन बी सब विदाउट इन्फॉर्मिंग द प्रिसाइडिंग ऑफिसर। प्रिसाइडिंग ऑफिसर मतलब हो गया लोकसभा के लिए स्पीकर और राज्यसभा के लिए चेयरमैन, दैट आर कॉल्ड प्रिसाइडिंग ऑफिसर। उनसे बिना पूछे कोई लीगल प्रोसेस नहीं हो सकता किसी भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के ऊपर, चाहे वो सिविल मैटर हो चाहे वो क्रिमिनल मैटर हो, ठीक है। प्रोसीडिंग ऑन द ऑफ द हाउस एंड कमिटी कैन नॉट बी इंक्वायर इन द कोर्ट। जो प्रोसीडिंग ऑफ द हाउस है, हाउस का जो प्रोसीडिंग है, किस तरह से हाउस प्रोसीड हो रहा है, और जो कमिटी है, कमिटी भी बनता है इसके ऊपर, बहुत सारे पार्लियामेंट कमिटी होता है, कैन नॉट बी इंक्वायर इन द कोर्ट। तो उनका जो काम करने का तरीका है, जो भी चीज़ें हैं ना, वो कोर्ट ऑफ लॉ में इंक्वायरी नहीं हो सकता है। ये बिल्कुल आपको जानने की जरूरत है। अब देख लेते हैं कि प्रोसीजर ऑफ ब्रीच ऑफ प्रिविलेज। अगर मान लो किसी पार्लियामेंट ने पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस को ब्रीच करने का कोशिश किया, मतलब तोड़ने का कोशिश किया, ठीक है, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, सेक्रेसी लीक कर दिया पब्लिक में, ठीक है, सब तरीका होता है। तो उसको कैसे होगा, तो कोई मेंबर उसको रेज करेगा तो लोकसभा का मेंबर होगा तो लोकसभा के अपने स्पीकर के पास, या राज्यसभा में तो चेयरमैन के पास रेज करेगा। आप इसी एरो से बनाओगे तो आपका टाइम भी कम लगेगा। जब भी आपको प्रोसीजर फॉर ब्रीच ऑफ प्रिविलेजेस पूछ सकता है, बार बार न्यूज में है, तो इसी एरो के साथ बनाओगे, थोड़ा अंडरस्टैंडिंग भी होगा। जो नोटबुक चेक करेगा, आपका आंसर शीट चेक करेगा, तो उसको लगेगा कि आप एक तरीका वे में आपने इसको बनाया है। तो वो क्या करता है, लोकसभा राज्यसभा के जो भी स्पीकर होंगे रेफर कर देता है कमिटी प्रिविलेजेस को, जो प्रिविलेजेस कमिटी उनको रेफर कर देता है। प्रिविलेजेस कमिटी देखोगे तो इसमें 10-15 मेंबर लोकसभा से होते हैं और 10 मेंबर राज्यसभा से होते हैं, आप लिख सकते हो उसको भी, ठीक है। और ये जो मेंबर होते हैं ना, मेंबर फ्रॉम बोथ द हाउसेस, यही मैंने ऊपर बताया, ये एग्जामिन करते हैं कमिटी इस चीज़ को एग्जामिन करते हैं, देखते हैं कि ये जो प्रिविलेज ब्रेक हुआ उसका नेचर क्या है, ठीक है, उसके साथ साथ क्या ये प्रिविलेज ब्रेक हुआ है कि नहीं हुआ है, सिर्फ एलिगेशन है कि इसके पीछे सबूत भी है। तो वो एग्जामिन करके रिपोर्ट अलॉन्ग विद द रिकमेंडेशन वो हाउस को भेज देते हैं। हाउस को भेजने के बाद क्या होता है कि हाउस जो है ना, उस एक्शन को जो होगा वो हाउस के डिसीजन, मतलब हाउस में एक पार्लियामेंट में एक क्या मतलब रिजोल्यूशन टाइप ही पास फ्लो किया जाता है, जिसमें डिस्कस किया जाता है कि जो ये रिकमेंडेशन है, जो इनका जो इंक्वायरी रिपोर्ट है, उस पर डिस्कस किया जाता है। डिस्कस के बाद निष्कर्ष मिलके ही उसके ऊपर एक्शन लिया जाता है। और इनका रिकमेंडेशन जो ना हाउस वो एक्सेप्ट कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है, ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि चेयरमैन, या फिर हम उसको बोले राज्यसभा के चेयरमैन, स्पीकर, लोकसभा जो भी हैं, जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है, वो भी स्यू मोटो इसको उठा सकते हैं। स्यू मोटो मतलब उनको लगेगा कि कोई पार्लियामेंट के जो एमएमपी है, मेंबर जो है, वो अगर ब्रीच कर रहे हैं तो वो अपने आप में स्यू मोटो ले सकते हैं, अपने आप से भी उस केस को ले सकते हैं और कमिटी को भेज सकते हैं, या कंडक्ट इंक्वायरी बाय देयर ऑन, अपने हिसाब से इंक्वायरी भी बैठा सकते हैं, या फिर कमिटी को भी रेफर कर सकते हैं। दिस इज द ओनली प्रोसेस थ्रू विच ब्रीच ऑफ प्रिविलेजेस कैन टेक प्लेस, ठीक है। तो ये आपको जरूर याद रखना है, इसको ऐसे ही बना लो, ठीक है। आपको टेलीग्राम पे एज इट इज नोट्स मिल जाएगा, डोंट वरी दैट। हम कोशिश कर रहे हैं कि 70th बीपीएससी मेंस में जो भी करंट अफेयर्स के टॉपिक है, आज एक और टॉपिक आएगा जिसमें हम स्पेस सेक्टर से जो बहुत इंपॉर्टेंट मिशन है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, डेफिनेटली एग्जाम में हेल्प करेगा आपको, ठीक है। अगर आप 71st के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो डेफिनेटली हमसे जुड़ सकते हो, लास्ट में हम लोग डिस्कस भी करेंगे। बैच रनिंग चल रहा है 1 सप्ताह से, ठीक है।
करेंट चैलेंजेस क्या है पार्लियामेंट्री प्रिविलेज में, क्या चैलेंजेज है? वर्क अगेंस्ट आर्टिकल 14, आर्टिकल 14 के ये अगेंस्ट काम कर रहा है। हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इक्वालिटी बिफोर द लॉ का बात करता है आर्टिकल 14, ठीक है। तो ये इक्वालिटी के अगेंस्ट है। मेंबर ऑफ, आप देखो ये आप जरूर बोलोगे वो तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बाद में, सिटीजन ऑफ इंडिया पहले है वो, ठीक है। तब भी आर्टिकल 14 के अगेंस्ट है, इट रूल ऑफ लॉ के अगेंस्ट है। पार्लियामेंट्री आर एक्सेसिव फ्रीडम, अब कुछ ज़्यादा ही फ्रीडम दे दिया जाता है इसके नाम पे, ये यहाँ पे डिस्कस किया गया। उसके साथ साथ क्या, लेजिस्लेचर being judges in their own case raise concern of conflict of interest and violate the right to fair trial। अब बेसी बात देखो, इसमें जो भी इन्वॉल्व होते हैं ना, जिस ब्रीच हो रहा है तो लेजिस्लेचर खुद ही इन्वॉल्व होते हैं अपने मेंबर के लिए। तो कहीं ना कहीं जो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट पैदा कर रहा है, बोलता है ना जज ऑफ देयर ऑन केस, ऐसा वाला कुछ सर्कमस्टांसेस हो जाता है, वायलेट होता है राइट टू फेयर ट्रायल का, ठीक है। फेयर ट्रायल होना चाहिए, ठीक है। देयर इज नो क्लैरिटी अबाउट द पार्लियामेंट्री प्रिविलेज, आप पीपी नहीं लिखोगे, पार्लियामेंट्री प्रिविलेज लिखोगे एग्जाम में, एज मेंशन इन मल्टीपल सोर्सेज। अब देखो मैंने ऊपर ही डिस्कस किया, पार्लियामेंट्री जो प्रिविलेजेज है वो कॉन्स्टिट्यूशन में भी मेंशन है, रूल ऑफ हाउस में भी मेंशन है, बहुत सारे कन्वेंशन में भी मेंशन है, पार्लियामेंट कन्वेंशन में मेंशन है, जुडिशियल इंटरप्रिटेशन के थ्रू भी हमें पता चला है। तो इतना मल्टीपल सोर्स में लिखा है ना, तो कोई क्लैरिटी नहीं है कि व्हाट इज पार्लियामेंट्री प्रिविलेज, बहुत ज़्यादा क्लियर विजन नहीं है। तो ये भी एक कंसर्न है। आप इसको किस में लिख सकते हो? ये चैलेंजेज में लिख सकते हो कि आजकल क्या चैलेंजेज आ रहा है, इसमें आप डेफिनेटली आप लिख सकते हो, ठीक है। उसके साथ साथ क्या, इन इंडिया द कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम। अब देखो इंडिया में कौन सुप्रीम है? कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है। लेकिन आप एब्सोल्यूट पावर इन द फॉर्म ऑफ पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस जो दे रहे हो, तो पार्लियामेंट सुप्रीम बना दे रहे हो आप। हमारे यहाँ क्या सुप्रीम है? हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है। पार्लियामेंट जरूर देखेगा कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, उसको देखना पड़ेगा बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। तो हमारे यहाँ पार्लियामेंट नहीं सुप्रीम है, हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है। यूके जो है ना, जो यूनाइटेड किंगडम है, वहाँ पे क्या है ना, वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम नहीं है, वहाँ पे पार्लियामेंट सुप्रीम है। लेकिन आप कहीं ना कहीं पार्लियामेंट्री प्रिविलेज के थ्रू आप कहीं ना कहीं पार्लियामेंट को सुप्रीम बनाने की कोशिश करो, तो ये कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम के अगेंस्ट है। तो ये आपको जानने की जरूरत है, ठीक है, ये आप जरूर लिखोगे। उसके साथ साथ क्या आपको जानना है, सुप्रीम कोर्ट हैज़ नॉट बीन मच क्लियर ऑन दिस इशू, बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं किया सुप्रीम कोर्ट ने भी, ठीक है, बहुत ज़्यादा इसके ऊपर बहुत ज़्यादा क्लियरिटी नहीं दिया। जैसे आप केशव सिंह केस देखोगे 1965 में, तो आर्टिकल 21 इज अबव पार्लियामेंट्री प्रिविलेज। देखो आर्टिकल 21 जो है ना, वो पार्लियामेंट्री प्रिविलेज से ऊपर बता दिया गया है। तो आप देखो कहीं ना कहीं जो प्रोटेक्शन लाइफ एंड लिबर्टी है ना, उसको ये जो आर्टिकल 21 बोलता है उसके अगेंस्ट का ये बात कह रहा है। तो ये कहीं ना कहीं गलत है, ठीक है, आर्टिकल 21 से ऊपर आप दिखा रहे हो। उसके साथ साथ क्या है कि नेक्स्ट जो केसेज है, सर्च लाइट केस 1958, उसमें क्या बोला गया कि जुडिशियल रिव्यू इज नॉट एप्लीकेबल। अब देखो जो पार्लियामेंट प्रिविलेजेज हो गया, अब किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को आप हटा दिए और उस पर जुडिशियल रिव्यू भी आप नहीं दे रहे हो। जुडिशियल रिव्यू में तो जुडिशरी खुद देखेगा कि ये बात सही है कि नहीं सही है, ये भी आप नहीं दे रहे हो, तो ये कहीं ना कहीं गलत है, ठीक है। ऑन अदर यूज ऑफ पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेज, ओवर यूज ऑफ पार्लियामेंट्री प्रिविलेज, बहुत ज़्यादा ओवर यूज भी हो जाता है कभी कभी। जैसे कर्नाटका का केस आप मेंशन कर सकते हो, कोई रिसेंट केस है 2017 का, कर्नाटका असेंबली स्पीकर ऑर्डर इम्प्रिजमेंट ऑफ 2 जर्नलिस्ट फॉर अ ईयर बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ इट्स प्रिविलेजेस कमिटी। तो प्रिविलेजेस कमिटी के जो है ना, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस कमिटी जो रिकमेंडेशन क्या दिया कि कैसे दो लोग जो है ना, दो लोग जो हैं, वो सिंपल सा बात है कि 2 लोगों को, जर्नलिस्ट को क्या कर दिया गया कि पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस के नाम पे 1 साल तक जेल दे दिया गया, ठीक है, ठीक है। तो और भी केसेज है, 1-2 केसेस आप भी देख सकते हो। जैसे 2021 का ही केस है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, रिजेक्ट कर दिया केरला गवर्नमेंट का जो प्ली था टू विदड्रॉ द क्रिमिनल केसेज अगेंस्ट एमएलए। तो ये सब चीज़ें आप जो है ना, ये सब और भी केसेज आप इसमें लिख सकते हो। व्हाट आर द कोडिफिकेशन, व्हाई नीड ऑफ कोडिफिकेशन। अब कोडिफिकेशन का क्यों जरूरत है? कोडिफिकेशन मतलब लॉ, एक प्रॉपर कोडिफिकेशन का जरूरत है जिसमें सब कुछ लिखा हुआ है। ऐसा कुछ नहीं है, मल्टीपल सोर्स में लिखा हुआ है। टू ब्रिंग क्लैरिटी एंड सर्टेनिटी, कुछ क्लैरिटी होना चाहिए, सर्टेनिटी होना चाहिए इसके बारे में। डिफाइन प्रोविजन, क्या क्या प्रोविजन है वो डिफाइन होना चाहिए। रिलीफ फ्रॉम कोर्ट कैन बी इजिली अवेलेबल इफ प्रिविलेजेस आर कोडिफाइड। तो जो कोर्ट से भी रिलीफ मिल सकता है ना, सिंपल सा बात है, चाहे वो किसी जर्नलिस्ट को मिल सकता है पार्लियामेंट्री प्रिविलेज के नाम पे, या किसी पार्लियामेंट मेंबर को भी मिल सकता है। तो जज का जो है ना इन्वॉल्वमेंट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि कोर्ट का इन्वॉल्वमेंट कुछ नहीं है, ठीक है। गोज विद द प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, ठीक है। देखो फेवर आप देखोगे ना, तो गोज विद द प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के फेवर में ये जाता है। लेकिन सिंपल सा बात है,
कि अगर कोडिफिकेशन हो जाएगा ना तो आप समझो कि प्रिंसिपल जो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का जो बात हम लोग करते हैं ना कि हाउ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या एक फिलोसफी है, ठीक है। तो फिलोसफी मस्ट बी फॉलो। फिलोसफी का मतलब हो गया कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का मतलब ये हो गया गवर्नमेंट को क्या क्या चीज़ें माइंड में रखना है बाय फ्रेमिंग द लॉ, बाय रूल ऑफ लॉ, ये सब चीज़ दिमाग में रखना है। तो वो प्रिंसिपल के साथ जाएगा। अगर ये कोडिफिकेशन हो गया तो अगेंस्ट क्या, इट वुड चैलेंज सॉवरेनिटी ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट। जो इंडिया का पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी है, मतलब किसी के अंदर काम नहीं कर रहा है, वो सॉवरेन बॉडी है, उसके ऊपर चैलेंजेस हो जाएगा। उसके साथ साथ जुडिशियल इंटरवेंशन इंक्रीज, जुडिशियल का जो इंटरवेंशन है ना वो इंक्रीज हो जाएगा। जुडिशियल इंटरेस्ट दिखाने लगेगा इसमें, हर टर्म पे, हर प्रिविलेजेस बेस पे वो आने लगेगा, ठीक है। इट वुड मेक द इवोल्यूशन ऑफ न्यू प्रिविलेजेस वेरी डिफिकल्ट, और न्यू प्रिविलेजेस स्टार्ट हो जाएगा। जो चल रहा है ना उसमें भी और ज़्यादा न्यू प्रिविलेजेस स्टार्ट हो जाएगा, तरह तरह के बात चीज़ें होने लगेगा, ठीक है। मेंबर्स शुड हैव द फ्रीडम ऑफ डिस्चार्ज देयर फंक्शन, मेंबर के पास उनका फ्रीडम होना चाहिए कैसे वो फंक्शन को डिस्चार्ज करेंगे, इंक्लूडिंग द राइट टू स्पीक, वोट विद इन द पार्लियामेंट विदाउट द फियर एंड फेवर विच द रिक्वायर द पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेज, ठीक है। देखो सिंपल सा बात है, उनके ऊपर कोई दबाव नहीं होना चाहिए, ठीक है, कोई फियर नहीं होना चाहिए कि कैसे फंक्शन को अपने डिस्चार्ज कर रहे हैं, क्या वो बोल रहे हैं, कहाँ वो वोट दे रहे हैं, ये सब राइट उनके पास होना चाहिए। अगर पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस को पे कोडिफिकेशन वगैरह हो जाएगा, जुडिशियल इंटरवेंशन होने लगेगा तो उनको जवाब देना पड़ जाएगा, जो प्रैक्टिकली बहुत पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो भी पार्लियामेंट के मेंबर होते हैं वो कहीं ना कहीं सोशियो इकोनॉमिक के लिए काम करते हैं और पार्टी के लाइन में भी कभी काम करते हैं, तो उनके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा। तो अब इसमें कंक्लूजन क्या लिखोगे, प्रिविलेजेस आर इंपॉर्टेंट फॉर स्मूथ फंक्शनिंग बट देयर शुड बी अलाइन विद द फंडामेंटल राइट ऑफ सिटीजन। देखो मैंने यहाँ पे क्या करा ना कि यहाँ पे इंपॉर्टेंट भी बता दिया लेकिन फंडामेंटल राइट का भी जिक्र कर दिया, क्योंकि फंडामेंटल राइट आर्टिकल 14 आर्टिकल 21 का कहीं ना कहीं वायलेशन होता है। तो आप जब भी इस बैलेंस वे में लिखोगे ना तो एग्जामिनर को जरूर लिखेगा कि बता भी दिया और सुझाव भी दे दिया, तो ये मैटर करता है एग्जाम में, ठीक है। एंड इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लॉ मेकर टू इंश्योर दैट इट इज़ यूज फॉर प्रोटेक्शन ड्यूरिंग द नेसेसरी टाइम। और लॉ मेकर कौन है, लॉ मेकर वही है जो पार्लियामेंट में बैठे रहते हैं, तो उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का कि वो इंश्योर करे कि प्रोटेक्शन भी हो सके, जब जब नेसेसरी टाइम है इसका यूज भी हो सकते हैं और प्रोटेक्शन के लिए यूज हो सके, रैंडमली मैक्सिमम टाइम यूज ना हो सके, मतलब कभी भी गलत यूज ना हो सके, ठीक है। अब देखो परिश्रम बैच, हमारा बैच 1 चल रहा है, यकीन मानो ये बैच अलग लेवल का बैच है। मैं अलग लेवल इसलिए कह रहा हूँ कि इसमें आपको इसी तरीके से आंसर राइटिंग के थ्रू पढ़ाया जा रहा है, सो दैट कि आपका मेंस एक स्ट्रक्चर वे में रेडी हो जाए, प्रीलिम्स से पहले आपका मेंस रेडी हो जाए, प्रीलिम्स एग्जाम से पहले, ताकि प्रीलिम्स और मेंस के बीच में आप सिर्फ और सिर्फ रिवीजन देके टेस्ट सीरीज दो, ठीक है। यही एक तरीका है, जितने भी टॉपर्स हैं ऐसी चीज़ को फॉलो करते हैं, उनका अपना हैंड रिटेन नोट्स होता है। जब हम क्लास में डिस्कस करते हैं जो हमारा एप्लीकेशन पे चलता है, आपको मिल जाएगा, अगर 71st के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो लिंक में मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में। तो हम लोग इसी तरीके से वर्क कर रहे हैं और एलाबोरेट फॉर्म में पढ़ा रहे हैं, उसमें आपको हम आपको खुद भी आपको सोचने का तरीका बता रहे हैं, आपका माइंड खोल रहे हैं, सो दैट कि आपको पता चले कौन कौन पॉइंट और आप भी ऐड ऑन कर सकते हो जो बहुत नेसेसरी है। आपका खुद का अलग सा नोट्स बन जाएगा और आपका नोट्स यूनिक हो जाएगा। 6500 फी हमने रखा था, लेकिन अभी कुछ दिन तक 4875 पे ही चल रहा है। बहुत सारे बच्चे इनरोल भी हो गए, बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स हमने देखा भी है और हमने आपको टेलीग्राम पे दिखाया भी कैसे बच्चे अपना हैंड रिटेन नोट्स बना रहे। आप इस नंबर पर जरूर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इस बैच के कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं लेना अलग बात है, लेकिन इस बैच आप कॉल करके ये जरूर पता कर सकते हो बैच कैसे रन चल रहा है और रन कर रहा है। ये प्री प्लस मेंस दोनों में, अगर हम प्री में कोई एक टॉपिक पढ़ रहे हैं उसी चीज़ को साइमल्टेनियसली मेंस में भी उसी दिन डिस्कस कर ले रहे हैं, सो दैट कि एक क्लैरिटी हो जाए कि प्री में क्या पढ़ना है, मेंस में क्या पढ़ना है। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू एवरीवन।